हेलो फ्रेंड, दिस इज अल्पना सिंह। आप सभी लोगों को सबसे पहले तो गुड आफ्टरनून। ठीक है। और आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। देखिए, दिवाली भी खत्म हो गई है फ्रेंड्स। ठीक है। और आप सभी लोगों को देखिए छठ पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। कल छठ है। ठीक है। 3 दिन का ये पर्व होता है, कल से ही मनाया जा रहा है। ठीक है। कल, आज और फिर कल मनाया जाएगा। बहुत ही बेहतरीन तरीके से मनाया जाता है फ्रेंड्स। ठीक है। इसी के साथ साथ देखिए, आप लोग अपनी सी टेट की तैयारी करते रहिए। ठीक है। बहुत लोगों के घर में छठ मनाया जाता है, पढ़ाई लिखाई लिखाई नहीं होती है। ठीक है। लेकिन आप लोग पढ़ाई को पीछे मत छोड़िए। ठीक है। क्योंकि देखिए, बहुत कम लोग इस बार फ्रेंड्स सीटेट क्वालीफाई कर पाए हैं। ठीक है। और वैकेंसी आने की भी देखिए बहुत ज़्यादा चांसेस बन रहे हैं। तो आप सभी लोग पढ़ाई को कंटिन्यू करिए। और त्योहार, तीज त्योहार तो सब अपनी अपनी जगह हैं। और तीज त्योहार भी देखिए वहीं लोग मना सकते हैं फ्रेंड्स। खुशी तभी मिलती है जब आप कुछ कर रहे हो। ठीक है। आप बेरोजगार ना हो, और यदि आप बेरोजगार हैं फिर कोई दिवाली नहीं, कोई त्योहार नहीं। ठीक है ना, कोई छठ ना, कोई कुछ भी, कोई मतलब हैप्पीनेस होती ही नहीं है। तो चलिए, चलेंगे हम लोग अपने सीडीपी बाल विकास एवं यानी कि जो शिक्षा शास्त्र है। ठीक है। सीडीपी के लिए इसके महत्वपूर्ण प्रश्नों की जो श्रृंखला है उसके साथ फ्रेंड्स हम आए हैं आप लोगों के लिए 30 क्वेश्चंस लेकर के। ठीक है। तो चलिए, जो लोग अभी तक चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो लोग कर दीजिए। हमारा चैनल है फ्रेंड्स लर्न विथ अल्पना। ठीक है। आप लोग को देखिए होम साइंस के रिलेटेड कोई भी आप लोगों को पढ़ना हो, यानी कि पढ़ाई करनी हो, एमए का क्लासेस, ठीक है, हमारे चैनल पे चलता है। और अभी देखिए फिलहाल कुछ दिनों से हेल्थ थोड़ा सा ठीक नहीं था, इसलिए मैंने क्लास को ऑफ कर दिया था। फिर भी देखिए हमने क्वेश्चंस हमेशा आप लोगों के लिए पोस्ट करती रहती थी। और एक जो हर्षित हैं, ठीक है, हमारे स्टूडेंट, ठीक है, उन्होंने हमेशा कमेंट करते हैं क्वेश्चंस के। और एक सबसे बेस्ट स्टूडेंट जिसको हम बनाना चाहेंगे वो है पिंकी कुमारी, जो कि डेली हमारे क्वेश्चंस का आंसर कमेंट करके बताती हैं। ठीक है। तो बेस्ट ऑफ लक और ऑल द बेस्ट पिंकी कुमारी आपको। यदि आप सीटेट की तैयारी कर रही हैं तो आप लोग बेहतरीन नंबर से आप पास होंगी। ठीक है। क्योंकि कंटिन्यू हम देख रहे हैं आपकी पढ़ाई जो है वो जारी है। ठीक है। और साथ ही साथ हम सभी स्टूडेंट को ऑल द बेस्ट बोलेंगे इस बार सीटेट के लिए। ठीक है। ताकि सबका क्वालिफाई हो जाए सीटेट, और जो वैकेंसी है उसमें आप सभी लोग बैठ पाएँ। ठीक है। चलिए, तो हम लोग अपने क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। तो देखिए, हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि विकास का शीर्षगामी सिद्धांत क्या सुझाता है। ठीक है। यानी कि जो विकास का देखिए शीर्षगामी सिद्धांत है वो क्या सुझाता है। पहला ऑप्शन है विकास केंद्र से बाहर की ओर होता है। दूसरा ऑप्शन है विकास सिर से पैर की ओर होता है। तीसरा ऑप्शन है सभी व्यक्तियों में समान दर्श होता है। और चौथा है प्रकृति और वातावरण की मिश्रित क्रिया का परिणाम है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो विकास शीर्षगामी की बात की गई है, ठीक है, शायद मैंने इस क्वेश्चन को किसी और भी आपके जो यानी कि जो वीडियो मैंने बताया है, ठीक है, उसके बारे में मैंने थोड़ा सा बताया है कि क्या होता है शीर्षगामी सिद्धांत। तो देखिए फ्रेंड, जो शीर्षगामी सिद्धांत होता है स्टेफिलोकॉकल, ठीक है, उसमें जो होता है सर यानी कि सिर से लेकर के पैर की ओर विकास होता है इसमें। ठीक है। न कि आपका केंद्र से बाहर की ओर। ठीक है। इसमें ये नहीं होता है। तो जो राइट ऑप्शन बनेगा फ्रेंड्स वो आपका होगा विकास जो है वो सर से लेकर के पैर की ओर होता है। क्योंकि देखिए फ्रेंड, जब बच्चा यानी कि जब प्रेगनेंसी में, यानी कि जब वो भ्रूणावस्था में होता है, सबसे पहले उसके सर का विकास होता है। ठीक है। सबसे पहले वो अपने जो सिर होता है उसका, उस पे वो केंद्रित करता है। उसके बाद उसके जो हाथ हैं उस पे वो केंद्रित करता है। फिर सबसे लास्ट में वो पैर की ओर जाता है, यानी कि जो पैर है उस पे केंद्रित उसका होता है। ठीक है। तो जो राइट ऑप्शन बनेगा फ्रेंड्स वो आपका ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा आनुवंशिक कारक है जो विकास को प्रभावित करता है। ठीक है। आपको बताना है फ्रेंड्स कि निम्न में से कौन सा आनुवंशिक कारक है जो विकास को प्रभावित करता है। पहला ऑप्शन है सामाजिक नीतियां, दूसरा है शैक्षिक संस्थाएं, तीसरा है जैविक परिपक्वता और चौथा है सांस्कृतिक प्रथाएं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो सबसे करेक्ट ऑप्शन होगा कि जो आनुवंशिक कारक है, ठीक है, जो विकास को प्रभावित करता है, तो यहाँ पर जो सबसे करेक्ट ऑप्शन बनेगा फ्रेंड्स वो आपकी जैविक परिपक्वता होगा। ठीक है। यही आपके आनुवंशिकता जो है, ठीक है, जैविक परिपक्वता वो आपके विकास को प्रभावित करता है। ठीक है। तो राइट ऑप्शन आपका थर्ड हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे फ्रेंड्स। देखिए 30 क्वेश्चन है तो बहुत ज्यादा हम लोग इधर उधर की बातें नहीं करेंगे। ठीक है। अपने क्वेश्चन आंसर पे ही हम लोग ध्यान देंगे। अगला क्वेश्चन है कि बहुत छोटे बच्चों के लिए निम्न में से कौन सी समाजीकरण की प्राथमिक संस्था है। देखिए जो बहुत छोटे बच्चे हैं, ठीक है, छोटे बच्चे हैं, उनके लिए सामाजिकरण की प्राथमिक संस्था कौन सी होगी। तो जो सामाजिक संस्था होगी, ठीक है, सबसे पहला ऑप्शन है किताबें, दूसरा है सिनेमा, तीसरा है माता पिता का कार्यस्थल और चौथा है परिवार। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो सबसे करेक्ट ऑप्शन होगा, तो आप लोग सबसे पहले आप लोग जान लीजिए कि जो समाजीकरण की पहली संस्था होती है वो आपका परिवार होता है। ठीक है। यानी कि फोर्थ ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट होगा। ओके। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे और देखते हैं क्वेश्चन क्या है।
देखिए फ्रेंड्स, आपका अगला क्वेश्चन है कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार अधिकतर बच्चे किस चरण में मूर्त समस्याओं के बारे में तार्किक रूप से सोचने में सक्षम हो जाते हैं। यानी कि जो आपके जीन पियाजे हैं फ्रेंड्स, ठीक है, इन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया है? संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, ठीक है। इसके अनुसार आपको बताना है कि जो अधिकतर बच्चे होते हैं वो किस चरण में मूर्त समस्याओं के बारे में तार्किक रूप से सोचने में सक्षम हो जाते हैं। पहला ऑप्शन है संवेदी गामक, दूसरा है पूर्व संक्रियात्मक, तीसरा है आपका मूर्त संक्रियात्मक और चौथा है औपचारिक संक्रियात्मक, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, क्या पूछा गया? मूर्त समस्याओं के लिए, यानी कि जो देख रहे हैं, ठीक है, उसके बारे में देख करके जो समस्याएं हैं मूर्त जो उन्हें दिखाई दे रही है, ठीक है, उसके बारे में तार्किक रूप से सोचने में सक्षम होते हैं, तो वो आपका मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होगा, ठीक है, जो कि 7 से लेकर के 11 वर्ष तक की अवस्था होती है, ठीक है। चलिए, यहाँ पर थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। क्या है यहाँ पर? देखिए क्वेश्चन है, आंसर आपका, चलिए हम लोग इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, स्क्रीन पर आपका क्वेश्चन के आंसर सभी आ जाएंगे, ठीक है। देखिए क्वेश्चन है आपका अगला कि जीन पियाजे के अनुसार व्यवहारों और विचारों को संयोजन, व्यवस्थीकरण, पुनर्संयोजन और पुनर्व्यवस्थीकरण करके सुसंगत प्रणाली में लाना क्या कहलाता है? पहला ऑप्शन है आपका असंतुलनीकरण, दूसरा है संकल्पना, तीसरा है संगठन और चौथा है आपका ऑप्शन लास्ट मिथ्या धारणा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे कि जीन पियाजे के अनुसार व्यवहारों और विचारों को संयोजन, ठीक है, व्यवस्थीकरण, पुनर्संयोजन और पुनर्व्यवस्थीकरण करके सुसंगत प्रणाली में लाना क्या कहलाता है? तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो सबसे करेक्ट ऑप्शन बनेगा ये आपका संगठन के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो जो राइट ऑप्शन बनेगा आपका ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट फ्रेंड्स। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। यदि आप लोगों को इस क्लास में कुछ समझ में नहीं आता है तो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। कल से हम कोशिश करेंगे कि और भी डीपली आप लोगों को समझाएं, ताकि आप लोगों को थ्योरी नहीं बल्कि क्वेश्चन से ही आप लोग के काम चल जाए। इतना आप लोग क्वेश्चन रट लो कि सी टेट में क्वेश्चन फंसने ही फंसने तय हो जाए, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे और देखते हैं क्वेश्चंस क्या है। 1 मिनट। देखिए अगला क्वेश्चन है कि लेव वाइगोत्स्की के अनुसार खाली स्थान चिंतन और अधिगम विकास प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, ठीक है। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार चिंतन और अधिगम विकास की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं कौन? ठीक है। पहला ऑप्शन है आपका पुरस्कार और दंड, दूसरा है सांस्कृतिक उपकरण, तीसरा है समान योग्यता समूह निर्माण और चौथा है अग्रिम आयोजक। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो सबसे करेक्ट ऑप्शन बनेगा कि जो लेव वाइगोत्स्की है इनके अनुसार कौन सा चिंतन और अधिगम विकास प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा सांस्कृतिक उपकरण, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, जहाँ पर सामाजिक या फिर सांस्कृतिक या फिर सामाजिक सांस्कृतिक दोनों उपकरण आ जाए वहीं आप टिक करिएगा लेव वाइगोत्स्की के अनुसार, ठीक है, वहीं आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। तो यहाँ पर आपका कौन सा होगा? सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सॉरी, देखिए आपका जो अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, स्क्रीन पे है कि लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत में वह योजना जिसमें अध्यापिका विद्यार्थियों के लिए सवालों का सरलीकरण करती है, उन्हें संकेत देती है और सवाल को हल करने की प्राथमिक चरण बताती है, ताकि वे दी गई समस्या के समाधान को खोजने में आने वाली बाधाओं को पार कर सके, क्या कहलाता है? पार परिपक्वता, सॉरी, अनुरूपक परिपक्वता और चौथा है सामाजिकरण। तो देखिए फ्रेंड, जो सहायता दी जाती है अध्यापिका के द्वारा या फिर अध्यापक के द्वारा विद्यार्थियों को, ठीक है, वो भी लेव वाइगोत्स्की के अनुसार वहां पर आपका हो जाता है पार, ठीक है, यानी कि इसके फोल्डिंग, ठीक है फ्रेंड्स। करेक्ट ऑप्शन जो बनेगा वो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे और देखिए ये सारे ही क्वेश्चन फ्रेंड्स आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बहुत ही इजीली क्वेश्चन हैं ये सभी, पढ़ लेंगे तो समझ में आ जाएगा, क्वेश्चन भी अच्छे से हल कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि लॉरेंस कोहलबर्ग ने बच्चों और वयस्कों से संबंधित किस विषय की जांच की थी? यानी कि जो लॉरेंस कोहलबर्ग है, ठीक है, इन्होंने बच्चों और वयस्कों के वयस्कों से संबंधित किस विषय की जांच की थी? पहला ऑप्शन है आपका प्रशंसा और संवेगों पर प्रभाव, दूसरा ऑप्शन है शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक, तीसरा है नैतिक तर्क का विकास और चौथा है संवेगात्मक विकास का क्रम। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आपसे क्वेश्चन किया गया है कि जो आपके लॉरेंस कोहलबर्ग जी हैं, ठीक है, जिन्होंने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया है, ठीक है, जो आपके नैतिकता से संबंधित है फ्रेंड्स, तो ये बच्चों और वयस्कों से संबंधित किस विषय की जांच की थी? तो यहाँ पर देखिए जो राइट ऑप्शन बनेगा वो आपका हो जाएगा नैतिक तर्क का विकास, ठीक है। मैंने आपको बताया है, ठीक है, कि जो नैतिक विकास का सिद्धांत है ये आपके लॉरेंस कोहलबर्ग जी दिए हैं, ठीक है। तो जो राइट ऑप्शन बनेगा वो आपका ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे और देखते हैं क्वेश्चंस क्या है।
देखिए अगला क्वेश्चन है कि एक अध्यापिका को अपने विद्यार्थियों में निम्न में से किस पहलू को बढ़ावा देना चाहिए। तो देखिए फ्रेंड, जो अध्यापिका है, ठीक है, मान लीजिए आप यदि अध्यापिका हैं, ठीक है, देखिए आप लोगों ने बीएड या बीटीसी दोनों में से कोई एक प्रशिक्षण तो लिया ही होगा, ठीक है। तो यदि आप अध्यापिका है तो अपने बच्चों को, यानी कि जो आपके स्टूडेंट हैं, उन्हें किस पहलू की ओर आप बढ़ावा देना चाहेंगी, ठीक है। निष्क्रिय नकल, कंठस्थ स्मरण, ज्ञान निर्माण, उच्च प्रतिस्पर्धा। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो निष्क्रिय नकल होता है ये आपका तो पहले ही निगेटिव हो जाएगा, ठीक है। दूसरा है कंठस्थ स्मरण, यानी कि रट्टाफिकेशन, ये तो आपका स्मरण सॉरी क्या होता है, ये तो आपका निगेटिव ऑप्शन माना जाता है। निगेटिव जो आपके वर्ड हैं, ठीक है, टैग वर्ड, ठीक है, इसको माना जाता है निगेटिव, कंठस्थ स्मरण को। और जो उच्च प्रतिस्पर्धा, यानी कि जो कंपटीशन होता है फ्रेंड्स, ये भी आपका निगेटिव पर्सन है, ठीक है। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन बनेगा वो हो जाएगा ज्ञान का निर्माण, ठीक है, यानी कि ज्ञान निर्माण। तो राइट ऑप्शन जो बनेगा वो आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे और देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि बुद्धि के समकालीन संप्रत्ययों के अनुसार बुद्धि लब्धि परीक्षण किसी व्यक्ति की बुद्धिमत्ता को जांचने के लिए उपयुक्त नहीं है, क्योंकि वे अक्सर खाली स्थान होते हैं, यानी कि वो क्योंकि वे अक्सर क्या होते हैं आपको बताना है। सबसे पहले आप लोग क्वेश्चन को समझिएगा कि बुद्धि के समकालीन संप्रत्ययों के अनुसार बुद्धि लब्धि परीक्षण किसी व्यक्ति की बुद्धिमत्ता को जांचने के लिए उपयुक्त नहीं है, ठीक है। जो बुद्धि लब्धि परीक्षण होता है, ठीक है, वो किसी व्यक्ति की बुद्धिमत्ता को जांचने के लिए उपयुक्त नहीं है, क्योंकि वे अक्सर क्या होते हैं, वैध होते हैं, विश्वसनीय होते हैं, सांस्कृतिक पूर्वाग्रह होते हैं या फिर व्यापक होते हैं। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, ये आपका सांस्कृतिक पूर्वाग्रह के अंतर्गत आता है, क्योंकि वे अक्सर सांस्कृतिक पूर्वाग्रह से संबंधित होते हैं या फिर पूर्वाग्रह होते हैं, इसलिए जो बुद्धि लब्धि परीक्षण है वो किसी व्यक्ति की बुद्धिमत्ता को जांचने के लिए उपयुक्त नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन जो बनेगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स भाषा और विचार, ठीक है। आपको बताना है कि जो भाषा और विचार होते हैं ये क्या है। पहला ऑप्शन है कई महत्वपूर्ण रूपों से अंतःक्रिया करते हैं, जो कि बिल्कुल सही है। दूसरा है एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से विकसित होते हैं, बिल्कुल नहीं। तीसरा ऑप्शन है किसी व्यक्ति के विकास को प्रभावित नहीं करते, ऐसा बिल्कुल नहीं। देखिए जो भाषा और विचार है ये दूसरे व्यक्तियों को प्रभावित भी करते हैं, ठीक है। चौथा ऑप्शन है आपका एक स्थिर और एक रूप तरीके से ही अंतःक्रिया करते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो देखिए फ्रेंड, जो भाषा और विचार होते हैं ये कई महत्वपूर्ण रूपों से अंतःक्रिया करते हैं, ठीक है। अंतःक्रिया यानी कि एक दूसरे से अंतःक्रिया होते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे फ्रेंड्स और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, ठीक है। क्वेश्चन है कि लगभग किस उम्र के आसपास प्रायः बच्चों में जेंडर भूमिका की प्रारंभिक समझ आ जाती है, यानी कि किस उम्र के आसपास जो बच्चे होते हैं उनमें जेंडर भूमिका की प्रारंभिक समझ आ जाती है। 4 वर्ष, 10 वर्ष, 14 वर्ष, 18 वर्ष। तो यहाँ पर देखिए जो सबसे करेक्ट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स वो 4 वर्ष होगा, कि जो 4 वर्ष के ही बच्चे हो जाते हैं, ठीक है, तभी से उनमें जेंडर भूमिका की जो प्रारंभिक समझ होती है वो आ जाती है, ठीक है। तो राइट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। देखिए आपका अगला क्वेश्चन है कि शिक्षा में समावेशन को बढ़ावा देने के लिए एक अध्यापक को ऐसा कक्षा वातावरण पैदा करना चाहिए जो, यानी कि शिक्षा में समावेशन को बढ़ावा देने के लिए एक अध्यापक को ऐसा कक्षा वातावरण पैदा करना चाहिए जो, पहला ऑप्शन है विविधता के प्रतिग्रहण को पोषित करे, ठीक है, सही है भाई। दूसरा है ऑप्शन आपका रूढ़िवादों और नामीकरण को। देखिए जहां पर रूढ़िवादी और नामीकरण आ जाता है फ्रेंड्स ये आपका निगेटिव ऑप्शन माना जाता है, ठीक है। हम आप लोगों को देखिए हमेशा बताते चलते हैं कौन सा ऑप्शन पॉजिटिव माना जाता है और कौन सा नेगेटिव, ठीक है। तो ये आप लोग ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। अगला क्वेश्चन है योग्यता के बारे में सत्व धारण को पोषित करना, यानी कि सत्व धारण को पोषित करें, ठीक है। चौथा ऑप्शन है विद्यार्थियों में प्रतिस्पर्धा। देखिए प्रतिस्पर्धा तो आपका निगेटिव होगा ही, ठीक है, क्योंकि प्रतिस्पर्धा जो है कंपटीशन ये आपका पॉजिटिव नहीं माना जाता है। और योग्यता के बारे में सत्व धारणा को पोषित करे, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। इससे जो उपयुक्त है वो आपका पहला ही ऑप्शन है कि विविधता के प्रतिग्रहण को पोषित करे, ठीक है। तो जो सबसे करेक्ट ऑप्शन बनेंगे फ्रेंड्स वो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए अगला क्वेश्चन है कि मूल्यांकन को अधिगम के लिए, ठीक है, मूल्यांकन को अधिगम के लिए मूल्यांकन रूप में इस्तेमाल करने के लिए क्या करना चाहिए, यानी कि जो मूल्यांकन है इसको अधिगम के लिए मूल्यांकन रूप में इस्तेमाल करने के लिए क्या करना चाहिए। तो पहला ऑप्शन चलिए देखते हैं यहाँ पर क्या है। पहला ऑप्शन है मूल्यांकन एक निरंतर प्रक्रिया के रूप में कार्य करे, ठीक है। 1 मिनट थोड़ा सा देख लेते हैं क्वेश्चन। हाँ चलिए ठीक है, मूल्यांकन के रूप में इस्तेमाल करने के लिए क्या करना चाहिए, ठीक है, क्वेश्चन हमसे
करेक्ट पूछा है। तो यहाँ पर देखिए जो पहला ऑप्शन था मूल्यांकन एक निरंतर प्रक्रिया के रूप में करें, जो कि बिल्कुल सही है। दूसरा है मुख्यतः आधा पाठ्यक्रम पूरा होने के बाद मूल्यांकन करें, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तीसरा है सत्र के अंत में ही मूल्यांकन करिए, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। और चौथा है आपका कि सत्र के शुरू में ही मूल्यांकन करें, ऐसा भी नहीं। लेकिन फ्रेंड्स जो मूल्यांकन होता है वो आपको निरंतर प्रक्रिया के रूप में करना चाहिए, ठीक है। तो जो राइट ऑप्शन बनेगा वो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 14 का, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं फ्रेंड्स। देखिए अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा सवाल विद्यार्थियों में आलोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देने में मददगार है, ठीक है। आपको बताना है कि जो विद्यार्थी हैं इनमें आलोचनात्मक चिंतन करने को बढ़ावा देने में मददगार है, ऐसा कौन सा सवाल है आपका, ठीक है। पहला ऑप्शन है अ प्लस ब का होल स्क्वायर का सूत्र क्या है, ठीक है। दूसरा है भारत का पहला राष्ट्रपति कौन था। और तीसरा है हम किस तरह भविष्य में जल संकट को टाल सकते हैं। और चौथा है बाल दिवस किस तारीख पर मनाया जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर आपसे क्या पूछा गया है, आलोचनात्मक चिंतन पूछा गया है। तो जो आलोचनात्मक चिंतन किया गया है फ्रेंड्स, यानी कि सॉरी जो आलोचनात्मक चिंतन को बढ़ाने में मददगार हो, ठीक है, ऐसे सवाल को आपको ढूंढना है। तो ये आपका ऑप्शन थर्ड बिल्कुल करेक्ट होगा कि हम किस तरह भविष्य में जल संकट को टाल सकते हैं, यानी कि सब लोग अपना 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 थिंकिंग यहाँ पर प्रेजेंट करेंगे, ठीक है। देखिए जो बाल दिवस है किस तारीख को, ये तो आपका रट्टाफिकेशन आप लोगों ने जानते हैं कि 14 नवंबर को आपका बाल दिवस मनाया जाता है, तो करेक्टली बता देंगे। और राष्ट्रपति कौन है ये भी आप लोगों को, इसका सूत्र, ये सब तो देखिए वन लाइनर क्वेश्चंस है, ठीक है। यहाँ पर जब आप लोगों को आलोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देना है तो आप लोगों को ऐसे क्वेश्चन फ्रेंड्स अपने बच्चों से पूछना है जिससे कि वो खुद की थिंकिंग लगा सके, ठीक है। यानी कि जब जल संकट होगा तो हम क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, ऐसा क्वेश्चन आप पूछे वन लाइनर की, बच्चा बस रटा हुआ है, आपने पूछा और आपका आंसर जो है वो करेक्टली दे दिया, ठीक है। तो यहाँ पर आलोचनात्मक चिंतन की बात करी गई है, तो यहाँ पर जो बच्चा खुद से थिंकिंग करके बताता है वही यहाँ पर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। तो जो राइट ऑप्शन बनेगा फ्रेंड्स आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे और देखते हैं क्वेश्चन क्या है। देखिए आपका अगला क्वेश्चन है कि पिछड़े वर्गों से आने वाले विद्यार्थियों के सफल समावेशन हेतु महत्वपूर्ण है कि, यानी कि जो पिछड़े वर्गों से आने वाले विद्यार्थी हैं, ठीक है, इनके सफल समावेशन हेतु महत्वपूर्ण है कि पहला ऑप्शन है उन्हें केवल अलग संकाय में पढ़ाया जाए, जो कि बिल्कुल गलत होता है। दूसरा है उनमें अपनेपन की भावना को बढ़ावा दिया जाए, ठीक है, उनमें क्या है अपनेपन की भावना को बढ़ावा दिया जाए। तीसरा ऑप्शन है कि उन विद्यार्थियों के सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ को अनदेखा अनदेखा फ्रेंड्स बिल्कुल नहीं करना चाहिए, ठीक है। और चौथा है कि उनके लिए विद्यालय पश्चात ट्यूशन लेना अनिवार्य किया जाए, ऐसा भी बिल्कुल गलत है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स जो सबसे करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर पॉजिटिव ऑप्शन है वो आपका सेकंड ही होगा कि उनमें जो बच्चे हैं पिछड़े वर्ग से जो विद्यार्थी आए हुए हैं, ठीक है, उनमें अपनेपन की भावना को बढ़ावा दिया जाए, तभी जो पिछड़े वर्ग से बच्चे हैं उनकी सफल समावेशन हो सकता है, ठीक है। तो जो राइट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर सेकंड होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे और देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन है कि गुणज वैफल्य से जूझने वाले विद्यार्थी अक्सर किस क्षेत्र में चुनौती महसूस करते हैं। तो देखिए फ्रेंड जो डिसकैलकुलिया होता है, ठीक है, जो आपके गुणज वैफल्य से जूझने वाले विद्यार्थी होते हैं, ठीक है, इनको क्या बोला जाता है, गुणज सॉरी डिसकैलकुलिया से वो ग्रसित होते हैं। तो किस क्षेत्र में इनको चुनौती का महसूस होता है, ठीक है, चुनौती महसूस करते हैं, गणित, गायन, दौड़, चित्रण। तो यहाँ पर जो सबसे करेक्ट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स ये आपका गणित से होगा, ठीक है। गुणज देखिए गणित में ही होता है, तो आप लोग थोड़ा सा अपना माइंड भी लगा लीजिएगा, ठीक है। तो जो राइट ऑप्शन बनेगा वो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, गणित, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखेंगे क्या है। देखिए क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा प्रावधान दृष्टिबाधिता से जूझने वाले विद्यार्थियों की समावेशन में बाधक बन जाता है। यानी कि जो दृष्टिबाधिता से जूझ रहे हैं, यानी कि जो देख नहीं सकते हैं विद्यार्थी, ठीक है, उन विद्यार्थियों के समावेशन में क्या बाधक बनता है। ब्रेल किताबें, ये तो देखिए बहुत अच्छी होती है दृष्टिबाधिका के लिए, ठीक है, जो देख नहीं पाते हैं इन 6 बिंदुओं पर जो आपकी ब्रेल लिपि है, ठीक है, ये आधारित होती है फ्रेंड्स, ये तो अच्छी होती है। दूसरा है स्पर्शनीय मानचित्र, ठीक है, क्या है स्पर्शनीय मानचित्र, ये भी आपका सही होगा कि बच्चे देख नहीं पा रहे लेकिन के स्पर्श करके वो बता सकते हैं, ठीक है। और तीसरा है आपका लिपिक की मदद लेना, ठीक है, ये भी आपका सही होगा फ्रेंड्स, लिपिक की मदद। और चौथा है आपका लिखित परीक्षा। देखिए इसमें से निगेटिव जो होगा फ्रेंड्स वो सबसे निगेटिव आपका लिखित परीक्षाएं होगा, क्योंकि जब बच्चा देख नहीं सकता है तो वो लिख कैसे पाएगा, ठीक है। तो ये जो उसके विद्यार्थियों के समावेशन है ये सबसे बड़ी बाधा बन जाती है लिखित परीक्षाएं, किसके लिए फ्रेंड्स, दृष्टिबाधिता से जूझने वाले विद्यार्थियों के लिए, ठीक है। तो जो राइट ऑप्शन बनेगा आपका ऑप्शन नंबर फोर्थ हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे और देखते हैं क्वेश्चन क्या है।
देखिए अगला क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा गुण प्रायः स्वलीनता ग्रहित विद्यार्थियों में देखा जाता है, यानी कि कौन सा ऐसा गुण है फ्रेंड जो स्वलीनता ग्रहित विद्यार्थियों में देखा जाता है। पहला ऑप्शन है आपका 1 मिनट। देखिए पहला ऑप्शन है पुनरावृत्तीय व्यवहार, दूसरा है संज्ञानात्मक नम्यता और तीसरा है उच्च स्त्री संप्रेषण कौशल और चौथा है दिनचर्या में बारंबार बदलाव की चाह। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर जो आपसे क्वेश्चन किया गया है कि स्वलीनता ग्रहित विद्यार्थियों में देखा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो सबसे करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो आपका होगा पुनरावृत्तीय व्यवहार। ठीक है, यही जो पुनरावृत्तीय व्यवहार है फ्रेंड्स, ठीक है, यही गुण जो स्वलीनता ग्रहित विद्यार्थियों हैं उनमें देखा जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे और देखते हैं क्वेश्चंस क्या है। अगला क्वेश्चन है आपका कि रेशमा 3 साल की उम्र से ही स्वतंत्र रूप से पढ़ने लगी और उसने अपनी पहुंच की हर किताब पढ़ ली। रेशमा किस तरह की विशेषता दिखा रही है, यानी कि जो रेशमा है फ्रेंड्स वो 3 साल की उम्र से ही स्वतंत्र रूप से पढ़ने लगी और उसने अपनी पहुंच की हर किताब पढ़ ली। ठीक है, तो रेशमा जो है वो किस तरह की विशेषता दिखा रही है। चलिए पहला ऑप्शन है इसमें स्वलीनता, दूसरा है प्रतिभाशालीता, तीसरा है पठन वैफल्य और चौथा है मानसिक विकलांगता। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स वो हो जाएगा प्रतिभाशालीता, क्योंकि 3 साल की ही उम्र में वो पढ़ना स्टार्ट कर दिया है उसने। ठीक है, और जितनी भी उसको किताबें मिल रही हैं, ठीक है, वो पढ़ ले रही है, तो ये उसकी प्रतिभाशालीता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देखेंगे क्या है। क्वेश्चन है हमारा कि बच्चे सबसे बेहतर खाली स्थान द्वारा सीखते हैं, यानी कि जो बच्चे हैं वो सबसे बेहतर किसके द्वारा सीखते हैं। पहला ऑप्शन है खोजी अधिगम, दूसरा है पुनरावृत्ति और अभ्यास, तीसरा है निष्क्रिय नकल और चौथा है कंठस्थ स्मरण। तो देखिए फ्रेंड्स हमने पहले ही बताया है कि कंठस्थ जो होता है नेगेटिव होता है, निष्क्रिय भी, और जो अभ्यास होता है यानी कि रट्टा जो पुनरावृत्ति और अभ्यास होता है ये भी आपका नेगेटिव। तो जो राइट ऑप्शन होगा पॉजिटिव हो जाएगा आपका खोजी अधिगम। ठीक है, यानी कि खोज खोज करके। ठीक है, सबसे ज्यादा देखिए जो बच्चे होते हैं फ्रेंड्स वो खोज विधि से ही सीखते हैं, क्योंकि यदि मान लीजिए आपको कोई समस्या दिया जाता है, ठीक है, और समाधान आपके 4 दे दिया जाता है, तो आप खुद ही समझ जाएँगे कि हाँ, ये नहीं तो ये नहीं तो ये, चारों में से कोई एक हो जाएगा। लेकिन केवल आपको समस्या दी जाए, खुद से समस्या समाधान करने के लिए कहा जाए, तो आप अपना माइंड लगाएँगे, खुद से ही आप उस समाज में जाएँगे, उस समस्याओं समाधान के लिए समस्या समाधान के लिए जो उपयुक्त विधि होगी, ठीक है, उसको आप खोजेंगे, तो ये आपके लिए हमेशा पॉजिटिव और हमेशा कार्यरत रहेगी आपके लिए, और हमेशा आप लोगों को यानी कि जो भी कार्य है वो करने में मदद करेगी। ठीक है, खुद से, यानी कि जो खोजी अधिगम होता है वो सबसे बेहतर होता है बच्चे के सीखने के लिए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर आपसे क्वेश्चन किया गया है कथन और कारक वाले। ठीक है, क्या है, कथन और कारक वाले। चलिए सबसे पहले हम लोग अपना कथन देखेंगे, क्या है ए। ठीक है, क्या है कि विद्यालयों को केवल सीखी गई सामग्रियों को पुनरुत्पादन पर जोर देना चाहिए। जी नहीं, ऐसा बिल्कुल गलत है कि केवल जो सीखी गई सामग्रियां हैं, ठीक है, उन्हीं पर जोर देना चाहिए, ऐसा बिल्कुल नहीं। और दूसरा है तर्क आपका कि स्मृति ना तो रचनात्मक होती है और ना ही निर्वचनात्मक होती है। ऐसा बिल्कुल नहीं है फ्रेंड कि जो स्मृति होती है वो रचनात्मक होती है और ना ही निर्वचनात्मक होती है। तो देखिए फ्रेंड्स जो ए और आर है ना, कथन और तर्क, ये दोनों ही गलत है। तो जो राइट ऑप्शन बनेगा फ्रेंड्स वो आपका ऑप्शन नंबर 4 होगा कि ए और आर दोनों गलत है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे और फटाफट से फ्रेंड्स हम लोग अपने क्वेश्चन को कंप्लीट कर रहे हैं, बहुत ज्यादा बातें नहीं कर रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन है कि एक अध्यापिका को कैसे अधिगम क्रियाकलाप बनाने और संपादित करने चाहिए, यानी कि जो एक अध्यापिका है फ्रेंड्स उसको कैसे अधिगम क्रियाकलाप बनाने और संपादित करने चाहिए। पहला ऑप्शन है जिनकी प्रवृत्ति अति अमूर्त हो, दूसरा है जो विद्यार्थियों की रुचि के अनुरूप हो, तीसरा है जो विद्यार्थियों के परिवेश से गैर और अन्य देशीय हो, और चौथा है आपका कि जिनका उद्देश्य सिर्फ पूर्व ज्ञान का पुनरुत्पादन मात्र हो। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि एक अध्यापिका को कैसे अधिगम क्रियाकलाप बनाने और संपादित करने चाहिए, तो यहाँ पर देखिए जो सबसे करेक्ट होगा वो यही होगा ऑप्शन नंबर सेकंड कि जो विद्यार्थियों की रुचि के अनुरूप हो। ठीक है, तभी देखिए जो आपका अधिगम है वो सफल होगा जब आप विद्यार्थियों की रुचि के अनुरूप क्रियाकलाप बनाएंगे और संपादित करेंगे। तो ठीक है, तो राइट ऑप्शन क्या होगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सेकंड। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देखिए। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि अधिगम प्रक्रिया में विद्यार्थियों की संलग्नता को अधिकाधिक करने के लिए एक अध्यापिका को क्या करना चाहिए, यानी कि
अधिगम प्रक्रिया में, ठीक है, सीखने की प्रक्रिया में जो विद्यार्थी है इनकी संलग्नता को अधिकाधिक करने के लिए एक अध्यापिका को क्या करना चाहिए? पहला ऑप्शन है विद्यार्थियों की स्वायत्तता को न्यूनतम कर देना चाहिए, दूसरा है विकर्षणों को अधिकतम कर देना चाहिए, तीसरा है व्यक्तिगत विकल्पों को न्यूनतम कर देना चाहिए और चौथा है फ्रेंड्स कार्य की सत्यता को अधिकतम कर देना चाहिए। तो देखिए फ्रेंड, जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि अधिगम प्रक्रिया में विद्यार्थियों की संलग्नता को अधिकाधिक करने के लिए एक अध्यापिका को क्या करना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर अध्यापिका को क्या करना चाहिए, तो यहाँ पर राइट ऑप्शन बनेगा कि कार्य की सत्यता को अधिकतम कर देना चाहिए, ठीक है। तो राइट ऑप्शन क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर आपका फॉल्स हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट है। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। सॉरी फ्रेंड्स, हाँ चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन है आपका कि एक सामान्य युक्ति जो दी गई समस्या के समाधान तक पहुंचने में मददगार हो सकती है क्या कहलाती है? यानी कि एक सामान्य युक्ति, ठीक है, कोई एक सामान्य युक्ति है जो दी गई समस्या के समाधान तक पहुंचने में मददगार हो सकती है, वो क्या कहलाती है? पहला ऑप्शन है आपका स्मृति सहायक तकनीक, दूसरा है प्रकार्यात्मक स्थिरता, तीसरा है अनुक्रिया समुच्चय और चौथा है अनुमानी सोच। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि एक सामान्य युक्ति जो दी गई समस्या के समाधान तक पहुंचने में मददगार हो सकती है, वो क्या कहलाती है? पहला ऑप्शन जो आपका था स्मृति सहायक तकनीकी, ये तो बिल्कुल नहीं होगा फ्रेंड्स इसमें, और प्रकार्यात्मक स्थिरता भी नहीं होगा। यहाँ पर जो सबसे करेक्ट होगा वो आपका होगा अनुमानी सोच, ठीक है। यही आपका ऑप्शन नंबर फोर्थ जो है वो बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे फ्रेंड्स और देखते हैं अगला क्वेश्चन आपका क्या है। 1 मिनट, ठीक है। क्वेश्चन देखिए है फ्रेंड्स कि विद्यार्थियों द्वारा ग्रहित वैकल्पिक अवधारणाएं, ठीक है, विद्यार्थियों द्वारा ग्रहित वैकल्पिक अवधारणाएं, पहला ऑप्शन है अधिगम प्रक्रिया में कोई भूमिका नहीं निभाती, दूसरा है पूरी तरह अतार्किक और अविवेकी होती हैं, तीसरा है विद्यार्थियों के सहज सिद्धांतों या फिर ज्ञान को दर्शाती हैं, चौथा है अध्यापक द्वारा सिरे से अनदेखी कर दी जानी चाहिए। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा गया है कि विद्यार्थियों द्वारा ग्रहित वैकल्पिक जो अवधारणाएं होती हैं वो कैसी होती हैं, तो वो आपका विद्यार्थियों के सहज सिद्धांतों और ज्ञान को दर्शाती हैं, ठीक है, वैकल्पिक अवधारणाएं जो होती हैं, ठीक है। बाकी सब निगेटिव है, आपका जो पॉजिटिव आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर थर्ड होगा फ्रेंड्स। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे और देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है कि अधिगम, ठीक है, देखिए अधिगम क्या है। पहला ऑप्शन है संवेगों से महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित होता है, ठीक है, ऐसा होता है क्या फ्रेंड्स? बिल्कुल होता है। दूसरा ऑप्शन है संवेगों से प्रभावित नहीं होती, ऐसा बिल्कुल नहीं है। थर्ड ऑप्शन है कि सामाजिक संदर्भ से कभी कभार प्रभावित होती है, ऐसा बिल्कुल नहीं है फ्रेंड्स। देखिए जो संवेग होता है, ठीक है, ये अधिगम से प्रभावित होता है, ठीक है। चौथा है सामाजिक संदर्भ से कभी भी प्रभावित नहीं होता, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो देखिए जो जो अधिगम होता है फ्रेंड्स, ठीक है, ये संवेगों से महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित होता है, ठीक है। तो राइट ऑप्शन जो बनेगा वो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा, बिल्कुल करेक्ट। चलिए अगले क्वेश्चन देखेंगे और आज के लास्ट से सेकेंड ऑप्शन है ये, क्वेश्चन है, ठीक है। ये देखिए आपके कथन और कारक वाले फ्रेंड्स क्वेश्चन है, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है लास्ट से, ठीक है। क्वेश्चन आपके कथन और कारक वाले दिए गए हैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन है कि कथन पहला ए है कि एक अध्यापक द्वारा विद्यार्थियों को संप्रत्यय की समझ पाने के लिए अधिगम करने हेतु अभिप्रेरित करना चाहिए, जो कि बिल्कुल सही है फ्रेंड्स। देखिए जो अध्यापक है उसके द्वारा जो विद्यार्थी हैं उनको संप्रत्यय की समझ पाने के लिए अधिगम करने हेतु अभिप्रेरित करना चाहिए। यदि देखिए जब अध्यापक विद्यार्थियों को अभिप्रेरित ही नहीं करेंगे, ठीक है, तो वो जो संप्रत्यय है वो उसको समझ कैसे पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन है वो आपका कथन ए जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। और दूसरा है आपका तर्क कि अधिगम अधिक प्रभावशाली और अर्थपूर्ण होता है अगर वो महारत उन्मुखी हो। देखिए हमने आपको पहले ही बताया है कि जहां पर महारत उन्मुखी आता है फ्रेंड्स, ये आपका पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो देखिए ए और आर यानी कि कथन और तर्क दोनों ही सही हैं और जो आर है वो एक ही सही व्याख्या भी कर रहा है, ठीक है। तो देखिए जो ऑप्शन है फ्रेंड्स ये आपका पहले ही यहाँ पर देखिए करेक्ट दे दिया गया है पहला ही विकल्प में। तो हम लोग बाकी के ऑप्शन नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। हमारा जो पहला ऑप्शन है यही अगर हो जाता है ही, ठीक है, तो हम लोग अगला आपका ऑप्शन जो है वो नहीं पढ़ेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन है आपका कि निम्न में से कौन सा कारक विद्यार्थियों के अधिगम में बाधक बन जाता है, ठीक है। आपको बताना है कि कौन सा कारक ऐसा है जो विद्यार्थियों के अधिगम में बाधक बन जाता है। पहला ऑप्शन है वातावरण से स्वाभाविक एवं सहज पारस्परिक क्रिया, दूसरा है स्व अभिप्रेरित अभ्यास, तीसरा है जानने और खोज करने की चाह और चौथा है आपका कठोर और अनम्य
पाठ्यक्रम। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा, क्योंकि इसमें बाधक पूछा है, ठीक है? तो ये जो वातावरण से स्वाभाविक सहज पारस्परिक परिक्रिया है, ठीक है? या फिर क्रिया है, ये तो बिल्कुल करेक्ट होगा। स्व अभिप्रेरित अभ्यास भी बिल्कुल करेक्ट होगा। और खोज जहाँ है, ये तो पॉजिटिव है ही, लेकिन देखिए बाधक यानी कि नेगेटिव ऑप्शन हमसे पूछा है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4th होगा, क्योंकि यही आपका कठोर जो होता है, ये आपका नेगेटिव ऑप्शन माना गया है, ठीक है फ्रेंड्स? तो यहाँ पर आपका जो 4th ऑप्शन होगा, वही बिल्कुल करेक्ट होगा, क्योंकि हमसे पूछा ही गलत है, तो गलत वाला ही हम लोग बताएँगे, ठीक है? अगला क्वेश्चन है कि अपनी स्वयं की संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं से अवगत होना क्या कहलाता है, ठीक है? अपनी स्वयं की संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं से अवगत होना क्या कहलाता है? पहला ऑप्शन है स्मृतिकरण, दूसरा समायोजन, तीसरा है परासंज्ञान और चौथा है विलंबित नकल। तो देखिए फ्रेंड, जो अपनी स्वयं की संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं से अवगत होना कहलाता है, वो आपका परासंज्ञान कहलाता है, यानी कि मेटाकॉग्निशन, ठीक है? तो राइट ऑप्शन जो होगा वो आपका ऑप्शन नंबर 3rd हो जाएगा, परासंज्ञान। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए देखिए हमने सीडीपी के अपने 30 क्वेश्चंस कंप्लीट किए हैं, और अब मिलेंगे हम लोग अपने सी टेट के क्लासेस जो चल रही हैं हमारी, अब रेगुलर चलेंगी फ्रेंड्स, ठीक है? आप लोग चैनल पे कंटिन्यू बने रहिएगा, और सभी अपने दोस्तों को भी शेयर करिए ताकि सबको हेल्प मिल सके। और अब हम लोग अपने कल की क्लास में मिलेंगे, और जल्दी ही फ्रेंड्स हम आप लोगों को एसएसटी और ईवीएस की भी क्लास कराएंगे। ओके, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, और जो लोग हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो लोग कर दीजिए, ठीक है? हमारा चैनल है लर्न विथ अल्पना। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए मिलेंगे अपनी कल की क्लास में सी टेट के, तब तक के लिए धन्यवाद।